हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पढ़ाई आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। इन दिनों हम पढ़ रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारी साइंस की बुक का क्लास 10th के लिए, जो कि है लाइफ प्रोसेस। ये जो चैप्टर है इसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया, पढ़ लिया और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस थे उनको भी डिस्कस किया। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर का, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो वर्ड है इसको हिंदी में हम कह सकते हैं परिसंचरण। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, नॉर्मल अर्थ में। लेकिन हम जब ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ बात हो रही है कि हमारे शरीर में जो विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं अलग अलग तरह की, उनमें जो चीज़ें नई बन रही हैं, प्लस वो चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं हैं उनको बॉडी से बाहर करने के लिए, प्लस जिन चीज़ों की नेसेसिटी है हमारी पूरी बॉडी को, उन चीज़ों को उनके सोर्स से बॉडी के सभी पार्ट्स तक यानी कि सेल्स और टिश्यूज तक पहुंचाने के लिए कोई सिस्टम चाहिएगा, और उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। तो यहाँ हम बात करेंगे ब्लड ट्रांसपोर्टेशन की, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की। अब ब्लड सर्कुलेशन की बात करने से पहले एक बार थोड़ा सा चैप्टर के बारे में, टॉपिक के बारे में जानकारी कर लें कि देखो, ब्लड जो है इसको क्या कहा जाता है। ब्लड को कहा जाता है, हम इसको कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फ्लूइड भी कह सकते हो आप इसको, लिक्विड भी कह सकते हो। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि तरल संयोजी ऊतक। ये हो गया आपका एक 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन कि ब्लड जो है ये इसके अंदर क्या होता है। अब इसको क्यों कहा जाता है कि एक लिक्विड पार्ट है इसका, और सॉलिड पार्ट जो है वो लिक्विड पार्ट के अंदर डिजॉल्व या घुले हुए होते हैं। देखो, इसका जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा होता है, और इस प्लाज्मा के अंदर अलग अलग तरह की सेल्स जो है वो सस्पेंडेड यानी कि मिली हुई होती हैं। प्लाज्मा के द्वारा क्या क्या काम किए जाते हैं। फूड, CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि डिजॉल्व फॉर्म में पाए जाते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। यानी कि ये जो चीजें हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फूड और नाइट्रोजन युक्त जो व्यर्थ पदार्थ हैं, वो इस प्लाज्मा के अंदर घुले हुए होते हैं। ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का काम करता है RBC यानी कि हमारी रेड ब्लड सेल्स या RBC। RBC में मैंने आपको बताया था कि एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, पिगमेंट यानी कि वर्णक होता है, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या काम कर रहा है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हीमोग्लोबिन किसको, ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का काम कर रहा है। इसके अलावा और सब्सटेंसेस जैसे सॉल्ट वगैरह ये ब्लड में घुले हुए पाए जाते हैं। अब ब्लड जो है एक जगह से दूसरे जगह, इतना बड़ा हमारा शरीर है, लगभग 5 लीटर ब्लड नॉर्मली एक ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बीमार ना हो, तो एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर लगभग 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। तो इस 5 लीटर ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का जो काम है ये किया जाता है एक पंप जैसे ऑर्गन के द्वारा, और ये है हमारा हार्ट। ठीक है, तो इस हार्ट की लोकेशन देखें पहले अपन। तो ये हमारे रिब केज के अंदर बॉडी के बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में पाया जाता है। इसका काम है ब्लड को पंप करना टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये एक ऐसा ऑर्गन जो कि कभी भी आराम नहीं करता है। जैसे कि हम सो जाते हैं, बॉडी, आंखों को भी ज्यादा देर कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं या ज्यादा देर पढ़ रहे हैं तो थोड़ी देर आंख बंद करके कहा जाता है थोड़ी देर आंखों को रेस्ट देना चाहिए। लेकिन ये एकमात्र ऐसा ऑर्गन हमारे जन्म से लेकर और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक काम करता रहता है। और अगर इसने रेस्ट कर लिया तो समझ लो कि हम भी रेस्ट की पोजीशन में हमेशा के लिए आ जाते हैं। तो ये एकमात्र ऑर्गन जो हमेशा बॉडी में हमारे काम करता रहता है, इसको कभी भी रेस्ट नहीं मिलता है। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो है, दोनों ही टॉपिक, चाहे डबल सर्कुलेशन हो चाहे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हो। मान के चलिए कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये आने वाला है, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इसको स्किप बिल्कुल मत करना। लगभग 4 से 5 मार्क्स आपके इस पर डिपेंड करते हैं। इजीएस्ट फॉर्म में अब इसको हम समझ लेते हैं, आराम से अभी याद हो जाएगा, साथ के साथ ढंग से सुनना। देखो, हमारा हार्ट जो ये है
ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, यानी कि कोई हड्डी वगैरह इसके अंदर, कार्टिलेज बोन टाइप स्ट्रक्चर नहीं है, केवल मांस का एक टुकड़ा जिसे हम कह सकते हैं वो है ये। कितना बड़ा होता है? एज बिग एज आर फिस्ट, ये हमारी जो बंद मुट्ठी है, बस इस बंद मुट्ठी जितना बड़ा ये होता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड है ना, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, उन दोनों को ही ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और उन दोनों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही ये जो हमारा हार्ट है ये 4 चैम्बर्स में बटा हुआ होता है। ये हार्ट की लेफ्ट साइड और ये हार्ट की राइट साइड। अब आप ये कहोगे कि राइट साइड तो इधर है और लेफ्ट साइड इधर है, तो देखो जब भी हम हार्ट की स्टडी कर रहे हैं तो हम खुद के हार्ट की स्टडी तो कर नहीं सकते, सामने वाले के कोई हमें स्पेसिमेन चाहिएगा ना, तो सामने वाला व्यक्ति हमारी राइट साइड उसकी लेफ्ट साइड होगी और जो हमारी लेफ्ट साइड है वो उसकी राइट साइड होगी। इसीलिए ये लेफ्ट साइड हो गई जिसके भी हार्ट का हम स्ट्रक्चर कर या स्टडी कर रहे हैं, और ये राइट साइड हो गई। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में होते हैं 4 चैम्बर्स, यानी कि हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्स में बटा होता है। ये राइट पार्ट हो गया, लेफ्ट पार्ट हो गया, ऊपर होता है ऑरिकल और नीचे होता है वेंट्रिकल। ऑरिकल और वेंट्रिकल। अब यहां आप लेफ्ट लिख दो और यहां आप राइट लिख दो, क्लियर है? ऑरिकल और वेंट्रिकल। ऑरिकल जो होते हैं इनके अंदर ब्लड आता है, हिंदी में इनको कहा जाता है आलिंद, ठीक है, और वेंट्रिकल इनको कहा जाता है निलय। इनमें से ब्लड बाहर निकलता है इसलिए इनको कहा जाता है निलय। इस तरह हमारा हार्ट जो है ये 4 चैम्बर्स में बटा हुआ होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा हार्ट 4 चैम्बर्स में बटा हुआ होता क्यों है? तो देखिए इसके पीछे रीजन क्या होता है कि हार्ट जब 4 चैम्बर्स में बटा हुआ है तो उसके पीछे रीजन ये है कि एक पार्ट में तो प्योर ब्लड होता है, प्योर मतलब जिसमें ऑक्सीजन है, और एक पार्ट में इम्प्योर ब्लड होता है यानी कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो देखो लेफ्ट पार्ट जो होता है इसमें हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड हमेशा लेफ्ट पार्ट में पाया जाता है, और राइट वाले में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, यानी कि अनऑक्सीकृत रुधिर, यानी कि ऐसा रुधिर जिसके अंदर कौन सी गैस होगी? CO2 होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी। क्लियर? अब आ जाते हैं हम हार्ट के स्ट्रक्चर को समझने में। तो हमारा हार्ट जो है ये 4 हिस्सों में बटा हुआ होता है ताकि ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस युक्त ब्लड के साथ मिक्स न होने पाए। पहली बात तो हमने ये याद कर ली। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला जो ब्लड है उसको कहाँ पहुंचना होता है? उसे पूरी बॉडी से इकट्ठा करके पहुंचाया जाता है लंग्स तक, जहां पर कि उसका प्योरिफिकेशन किया जाता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव किया जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग्स से जाता है कहां पर? हमारे हार्ट तक, क्योंकि लंग्स के थ्रू ही डायरेक्ट हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स तक नहीं पहुंच सकता, तो लंग्स से इसको पहुंचाया जाता है हार्ट तक, और हार्ट से ये हमारी पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाता है। क्लियर? अब देखो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है वो कहां से आ रहा है? लंग्स से। ये लंग्स से पहुंचता है कहां पर? हार्ट के लेफ्ट साइड के अपर चैम्बर में, दैट इज लेफ्ट ऑरिकल। क्लियर है? तो लेफ्ट ऑरिकल में जब ये ब्लड पहुंच जाता है लेफ्ट साइड में, तो अब इनमें ब्लड आने का तरीका क्या होता है? देखो कि ऑरिकल और वेंट्रिकल्स जो होते हैं जब इनके अंदर ब्लड आता है तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं। एक्सपेंड आने से क्या होता है? इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब इनमें से ब्लड बाहर निकलता है तो ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। जैसे स्पंज को नहीं हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो स्पंज में से पानी बाहर निकल जाता है, सेम लाइक दैट कंडीशन। तो लेफ्ट एट्रियम जो होता है जब इसके अंदर ब्लड आता है तो ये रिलैक्स की कंडीशन में होता है ताकि ये ब्लड को कलेक्ट कर सके। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसके बाद वाला चैम्बर जिसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं वो एक्सपेंड हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड कहाँ आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लड इज पंप्ड आउट टू द होल बॉडी। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड है, तो ब्लड कहाँ जा रहा है? हमारे पूरे शरीर में, क्योंकि इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन, और बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है अपने सभी कामों को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर यहाँ तक? अब देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ से आएगा? बॉडी के सभी पार्ट से इकट्ठा होके। तो बॉडी के सभी पार्ट से इकट्ठा होकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल के अंदर आता है। राइट ऑरिकल से या राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम के एक्सपेंड होने पर ब्लड इसके अंदर आ जाता है। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड नीचे वाले राइट वेंट्रिकल के अंदर
चला जाता है। राइट वेंट्रिकल के अंदर जाने के बाद ये जो ब्लड होता है ये कहाँ चला जाता है? लंग्स में, क्योंकि इसके अंदर क्या है? CO2, और CO2 होने के कारण ये कहाँ चला जाएगा? लंग्स के अंदर चला जाएगा फॉर प्योरिफिकेशन। अब लंग्स में ही प्योरीफाई हो जाएगा और दोबारा कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा। किस लिए? प्योरिफिकेशन के लिए। और इस तरह ये सर्कल लगातार चलता रहता है। So this transfer of blood to the right ventricle pumps lungs for oxygenation. Ventricles, अब यहाँ एक क्वेश्चन और आपका बनता है, देखो कि ventricles have to pump the blood into various organs, so they have thicker muscular wall than the atria do. तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि why do ventricles have a thicker wall as compared to atrium, यानी कि निलय की जो भित्ति होती है वो ज्यादा मजबूत होती है आलिंद की तुलना में। कारण क्या है? तो बिकॉज दे हैव टू पंप द ब्लड, तो ज्यादा प्रेशर से ब्लड को पंप किया जाता है, मस्कुलर वॉल्स इसीलिए ज्यादा मजबूत होती हैं। साथ ही साथ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाल्व्स इन आवर हार्ट? तो वाल्व जो होते हैं, देखो आपने अपने घर पर भी देखा होगा कि वाल्व को इस तरफ कर दिया तो पानी टैंक में चला जाता है, और डायरेक्शन चेंज कर दी तो पानी टंकी में चला जाता है। सेम यही काम यहाँ पर वाल्व करते हैं कि वाल्व जो होते हैं ब्लड का बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देते हैं, ब्लड को ऑरिकल से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं, यानी कि ब्लड वापस जाता नहीं है ताकि कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स न हो पाए। ये हुआ हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर। मेन पॉइंट्स जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं एक बार। पहली बात, हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, हमारे मुट्ठी जितना बड़ा है, 4 चैम्बर्स में बटा हुआ है। क्यों बटा हुआ है? ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाए। लेफ्ट पार्ट में प्योर ब्लड होगा, दैट इज ऑक्सीजनेटेड, और राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। सबसे पहली बात कि बॉडी के सभी पार्ट से, चलो लेफ्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, कि लंग से प्योर जो ब्लड होता है वो लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल एक्सपेंड होता है, ब्लड आने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि सिकुड़ता है और ब्लड चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाता है। बॉडी के सभी पार्ट से इकट्ठा हुआ इम्प्योर ब्लड, दैट इज CO2, जिस ब्लड में है वो आता है कहाँ पर? लंग्स में प्योरिफिकेशन के लिए। और जो इम्प्योर ब्लड है वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाता है? लंग्स में प्योरिफिकेशन के लिए चला जाता है। और इस तरह ये सर्कल लगातार चलता रहता है। अब हम बात करेंगे डबल सर्कुलेशन की। एक क्वेश्चन तो हमारा ये तैयार हो गया, विद डायग्राम आपको इसे तैयार करना है। नेक्स्ट पार्ट इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन जो है ये भी हमें याद करना है, क्योंकि डबल सर्कुलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो ये हम ब्लड सर्कुलेशन एक बार और स्कीमेटिक पढ़ लेते हैं कि राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को ले जा रही है कहाँ पर? लंग्स में। अब आप कहोगे कि आर्टरीज में तो प्योर ब्लड होता है, तो यहाँ ये एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये एकमात्र हमारी बॉडी की ऐसी आर्टरी जिसके अंदर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लंग्स के अंदर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है। यहां से ये ब्लड पल्मोनरी वीन, अब यहाँ पर भी वही एक्सेप्शन कि पल्मोनरी वीन है तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये पल्मोनरी वीन लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा जो कि बॉडी के सभी पार्ट्स तक ब्लड को ले जाती है। आर्टरीज, कैपिलरीज, आर्टरियोल्स तक चला जाता है, बॉडी के सभी टिश्यूज तक पहुंच जाता है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन काम आ जाती है। इसमें से ऑक्सीजन कम होते ही वीन्स जो है वो इकट्ठा करके कहाँ ले जाती हैं? राइट एट्रियम तक, और फिर ये ब्लड पहुंच जाता है राइट वेंट्रिकल तक। क्लियर है? तो देखो इस तरह ये ब्लड सर्कुलेशन हमारा चलता रहता है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन क्या है? तो डबल सर्कुलेशन देखो कि राइट और लेफ्ट साइड जो है हार्ट की, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखती हैं, मिक्स नहीं होने देती हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है? ताकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है उनके अंदर क्या हो? ब्लड की मिक्सिंग ना हो और ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई होती रहे। ऐसे एनिमल्स जिनको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स, तो क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि नेम 2 ऑर्गेनिज्म इन विच डबल सर्कुलेशन इज फाउंड, यानी कि दोहरे परिसंचरण वाले 2 प्राणियों के नाम बताइए। तो बर्ड्स और मैमल्स आप लिख सकते हैं। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ये सिस्टम पाया जाता है। इनका बॉडी टेम्परेचर जो है
वो वातावरण पर निर्भर करता है। साथ ही साथ एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होते हैं उनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। एक ये याद करना है हमको कि 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। एम्फीबियंस जैसे मगरमच्छ, एम्फीबियंस यानी वो प्राणी जो पानी और जमीन दोनों पर रह पाते हैं। फ्रॉग हो गया, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल हो गया। रेप्टाइल्स हम जानते ही हैं, स्नेक वगैरह, इनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। फिशेस जो होती हैं इनके अंदर 2 चैम्बर यानी कि एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। ठीक, अब ब्लड डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है? देखो कि ब्लड जो होता है वो कितनी बार घूम रहा है? 2 बार। कैसे कि एक बार तो राइट पार्ट में घूम रहा है ना, और राइट पार्ट के बाद दूसरी बार कहाँ घूम रहा है? लेफ्ट पार्ट में। और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। यानी कि ब्लड जो है वो बॉडी में पहुंचने तक कितनी बार ट्रेवल कर चुका होता है? 2 बार ट्रेवल कर चुका होता है। एंड दैट इज द रीजन बाय विच इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो ये और ये दोनों ही तैयार करने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अब यहां से आपके बनेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ब्लड प्रेशर? रक्तदाब क्या है? द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो हमारी जो आर्टरीज होती है ना, उनके ऊपर ब्लड, हार्ट जिस प्रेशर से ब्लड को पंप करता है उसको क्या कहा जाता है? ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यानी कि वह दाब जो कि हृदय के द्वारा धमनियों की भित्ति पर लगाया जाता है उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। क्लियर? आर्टरीज के अंदर ज्यादा होगा वीन्स की तुलना में, क्योंकि आर्टरीज जो है ये हार्ट से प्योर ब्लड को लेकर आ रही हैं। वीन्स जो है वो इम्प्योर ब्लड को बॉडी के सभी पार्ट से इकट्ठा कर रही हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया, व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब देखो आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर है उसे सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन जब करते हैं उसे सिस्टोल कहा जाता है, जिसे सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। और आर्टरीज के अंदर जब डायस्टोल होता है, यानी कि आर्टरीज जब हार्ट में रिलैक्सेशन होता है ना, तब जो प्रेशर होता है उसे क्या कहा जाता है? डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर हमारा 120/80 mmHg, मिलीमीटर, और Hg हम मरकरी। आपने देखा होगा कि वो हाथ पर बैंड बांधकर इस तरीके से और बीपी नोट किया जाता है। तो ये जो ऊपर चढ़ रहा है ना, ये पारा है, Hg, इसी को कहा जाता है। तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन बन गए, ब्लड प्रेशर हो गया, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर हो गया। ये आपको कंफर्म याद करना ही करना है, ये तो एग्जाम में पूछा जाता है, स्किप नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखना, सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होगा और डायस्टोलिक कम होगा। देखो वैसे भी सिस्टोलिक यानी कि सिकुड़ा हुआ है तो ज्यादा प्रेशर होगा, और डायस्टोल फैला हुआ है तो कम प्रेशर होगा। क्लियर? इसके बाद ब्लड प्रेशर किस उपकरण की मदद से नापा जाता है ये आपको याद होना चाहिए। इट इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्फिग्मोमैनोमीटर, इसका नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर के रीजंस हाइपरटेंशन हो सकती है, या कि फिर हमारी जो आर्टरीज हैं उनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो सकता है, किसी भी रीजन से उनकी जो अंदर वाली जो उनका जो डायमीटर है वो कम हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से, या और भी कोई कारण हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर, कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा? ब्लड सर्कुलेशन। इसके बाद अगला काम है हमारा कि ब्लड के अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं। तो देखो ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती हैं। आर्टरीज जिनमें हमेशा प्योर ब्लड होगा, हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट्स तक ब्लड को लेकर जाने का काम करेंगी। हाई प्रेशर होगा इसलिए आर्टरीज थिक होती हैं, इलास्टिक वॉल्स होती हैं। वीन्स जो होती हैं ये हो गई धमनी, आर्टरीज को कहा जाता है धमनी। ठीक है, तो आर्टरीज या धमनी, इनके अंदर हमेशा ऑक्सीजन युक्त रुधिर या ऑक्सीजन युक्त ब्लड रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं वीन्स की। वीन्स जो होती हैं ये बॉडी के सभी पार्ट्स से ब्लड को इकट्ठा करके हार्ट तक लेके आती है। इनकी बॉल थिक नहीं होती है, प्रेशर इनमें कम ही रहता है। हाँ, इनके अंदर वाल्व पाए जाते हैं ताकि ब्लड हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। ठीक है, इसके बाद किसी भी ऑर्गन या टिश्यू में पहुंचने के बाद आर्टरी जो होती है ना और छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाती है, और स्मॉलेस्ट वेसल दैट हैव वॉल्स 1 सेल थिक आर कैपिलरीज। यानी कि कैपिलरीज जो होती है ना, इनकी आउटर मोस्ट वॉल केवल 1 सेल जितनी ही मोटी होती है ताकि आराम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ट्रांसफर हो सके। कैपिलरीज जो होती हैं ये वीन्स के थ्रू होकर और ऑर्गन और टिश्यूज तक ब्लड की सप्लाई करती हैं। अब हमें याद करना है मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। तो हार्ट, ये जो ब्लड है इसके, ये आर्टरीज हो गई हार्ट के स्ट्रक्चर में, वीन्स हो गई, और हमने पढ़ ली कैपिलरीज।
अब एक हमने पढ़ा था देखो आरबीसी, एक हम जानते हैं डब्ल्यूबीसी, और तीसरी चीज है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो फंक्शन है ये आपको याद होना चाहिए। देखो कि क्या हो अगर ये जो सिस्टम है ना, कौन सा वाला, आर्टरीज और वीन्स वाला, ये अगर किसी रीजन से लीक हो जाए तो क्या होगा, ब्लीडिंग होने लग जाएगी, या हमें चोट लग जाए तो भी क्या होगा, ब्लड लॉस होगा। इस ब्लड लॉस को कम करने के लिए हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती हैं प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका काम, एक ही काम है कि ये जो प्लेटलेट सेल्स होती हैं ये बॉडी के उस पार्ट में जहां लीकेज हो रहा है वहां, या फिर जहां चोट लगी है वहां पहुंचकर और क्या करती हैं, ब्लड की क्लॉटिंग करने में मदद करती हैं, जिसकी वजह से चोट जो है उसमें से खून कम बहता है। एक और तरह का ट्रांसपोर्टेशन के लिए लिक्विड हमारी बॉडी में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड लिम्फ। इसे हिंदी में कहा जाता है लसीका। ठीक है, इसे लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं उनके अंदर प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स पाई जाती हैं इंटरसेल्यूलर। तो हमारे जो टिश्यूज होते हैं ना उनके बीच बीच में ये प्लाज्मा ये लिम्फ जो होता है ये प्रेजेंट होता है। ये कलरलेस होता है, प्लाज्मा के जैसा ही होता है। प्रोटीन इसमें कम मात्रा में पाया जाता है। लिम्फ जो होता है इसको लाने ले जाने के लिए लिम्फेटिक कैपिलरीज अलग से पाई जाती हैं, और ये आपस में मिलकर क्या बनाती है, लिम्फ वेसल बना लेती हैं। लिम्फ का काम क्या है, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट को इंटेस्टाइन से लेकर और एक्सेस फ्लूइड एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस से लेकर दोबारा ब्लड तक पहुंचाने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, लिम्फ या लसीका के द्वारा किया जाता है। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ना बस बाकी रह गया है। आज वाली क्लास इसको मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। अच्छी लगी तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी पढ़ सके और उनका भी ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो सके। तो जुड़े रहिए, क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए अवेलेबल कराती हूँ उनको देखते रहिए, ताकि एग्जाम की तैयारी आपकी और अच्छी हो सके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस। जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।